बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। एक दफ़ा फिर से आपको इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। एतमाद या अदम एतमाद, और इस आवर की जो बेसिक अपडेट है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तहरीक अदम एतमाद को लेकर के स्ट्रैटेजी में तब्दीली की है। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले इमरान खान साहब ने अपने तमाम अरकान को, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को एक ख़त लिखा था कि अगर वोटिंग के दिन, तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग के दिन, अगर आप में से कोई भी गया तो आर्टिकल 63A के खिलाफ के हवाले से आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लिहाजा इट्स बेटर कि आप में से कोई ना आए। लेकिन अभी ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं कि इमरान खान ने कहा है कि ना सिर्फ उनके अरकान, ना सिर्फ कौम, बल्कि इमरान खान साहब बकल्लम खुद कल सुबह नेशनल असम्बली में जाएंगे। कल 3 अप्रैल है, बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान की तारीख में इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से याद किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि कल 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है, ना सिर्फ नेशनल असम्बली में। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पंजाब असम्बली में भी कल ही, यानी संडे को 3 अप्रैल को ही तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग होनी है। अगर मैं आपको पंजाब की अपडेट बता दूं तो पंजाब में कायदे ऐवान का वहाँ पर इंतखाब होना है। जो अगला सीएम होगा पंजाब असम्बली का, उसका इंतखाब किया जाएगा। और कल इस हवाले से पंजाब के अंदर, पंजाब असम्बली में सुबह 11 बजे सेशन कॉल किया गया है और इस हवाले से वोटिंग होगी। पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पर कड़ा मुकाबला है परवेज़ इलाही साहब हों एंड हमजा शहबाज साहब के बीच में। दोनों कैंडिडेट्स, दोनों तरफ से, हुकूमत एंड ऑपोजिशन, अपेरेंटली दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हमारे नंबर पूरे हैं। तो देखते हैं कि कल जो है फाइनल रिजल्ट पंजाब असेंबली में क्या निकलता है। नेशनल असेंबली की बात करें तो नेशनल असेंबली में भी टेक्निकली एंड आईनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली कल रिजल्ट आ जाना चाहिए कि वोटिंग का रिजल्ट क्या होता है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, नाकाम होती है। इमरान खान का कल टेक्निकली आज लास्ट वर्किंग डे है कि नहीं है, लेकिन क्योंकि देयर इज अ शिफ्ट, इमरान खान साहब का एक यू टर्न आया है कि अब वो जा रहे हैं नेशनल असेंबली के अंदर अपने तमाम तर कारकुनान को लेकर के। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो लोग सियासत को समझते हैं, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को समझते हैं, पार्लियामान को समझते हैं, ऐवान के तकद्दुस को समझते हैं, कि कल कुछ भी स्मूथ तरीके से होता हुआ एज ऑफ नाउ दिखाई नहीं दे रहा। हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कुर्सियां चल सकती हैं, गुत्थम गुत्था हो सकते हैं, हाथापाई हो सकती है, गाली गलोच हो सकता है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐवान की कार्रवाई को साबुटाज करना है और कल का दिन विक्टिम बनेगा तहरीक अदम एतमाद। जी हाँ, तहरीक अदम एतमाद विक्टिम होगा। वो इसलिए क्योंकि जब दोनों तरफ से, खास तौर पे हुकूमती बेंचेस से, अगर इतनी हीटेड आर्गूमेंट और इतने क्या कहते हैं कि थ्रेटनिंग बातें और आवाज़ें कसी जाएंगी, तो दूसरी तरफ यानी ट्रेयरी बेंचेस पर, सॉरी ऑपोजिशन बेंचेस पर जो है अमन रखना, सुकून रखना, काम रखना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे में यही है वो प्रेशर हैंडल करना। अगर ऑपोजिशन ने कल का दिन ये प्रेशर हैंडल कर लिया तो शायद वोटिंग हो पाए, शायद हो पाए, वरना अदरवाइज स्पीकर, जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, स्पीकर की कारकर्दगी और कार्रवाई करने का तरीका आप लोगों के सामने है। अगर कल अनरेस्ट हुआ नेशनल असेंबली के अंदर, इमरान खान उनके अरकान के वहाँ पर मौजूद होने से और जो वो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, तो कुछ बैद नहीं है कि स्पीकर कल के सेशन को एडजर्न कर दे। लेकिन इस सबसे होगा क्या? एक दिन के लिए सेशन एडजर्न हो जाएगा, यानी एक दिन के लिए वोटिंग डिले हो जाएगी, 2 दिन के लिए वोटिंग डिले हो जाएगी, 1.5 साल के लिए वोटिंग डिले नहीं होगी। तो वो कहते हैं ना कि इमरान खान साहब का जाना ठहर गया, आज गया कि कल गया। वो ये देखना है कि वो कल होगा कि परसों होगा। पैनलिस्ट मेरे साथ बने हुए हैं जी, हुज़ैफा रहमान साहब एंड जावेद बलोच साहब, वेरी ऑनरेबल, दोनों के दोनों मरकज़ में, सेंटर में। आप दोनों में प्लीज़ कल का दिन अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप दोनों ने तो चले जाना है कल पार्लियामान में, अपना तहफ़्फ़ुज़ रखिएगा आप लोग। इसके अलावा जी नजम अली खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। एंड नॉट टू फॉरगेट जी फवाद अहमद साहब भी कराची से हमारे साथ बने हुए हैं। तीनों चारों में मैंने कहा, और मकबूल जान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सबका मैं बहुत बहुत वेलकम भी करती हूँ और शुक्रिया अदा भी करती हूँ ज्वाइन करने के लिए। मैं इस्लामाबाद से शुरू कर लेती हूँ। हुज़ैफा, पंजाब में भी कल बड़ा मार्का है, नेशनल असेंबली में भी बड़ा मार्का है। पंजाब में तो खैर जो होगा सो होगा, वो लग रहा है कि यहाँ पे एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सकती है, बट नेशनल असेंबली में नहीं लग रहा। कल क्या वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है और कल के दिन के लिए क्या बेस्ट सिनेरियो होगा, आपसे मैं आगाज करना चाहूँगी। जी बहुत शुक्रिया बेनिश। जिस तरीके से हम जो पिछला हमारा जो स्पेल चल रहा था ट्रांसमिशन का, उसमें मैंने गोश गुजार किया था कि ये वो स्टफ़ ही नहीं है और ये किसी भी बॉटम को टच कर सकता है।
तो आज हम चैनल्स पे तो चला रहे हैं कि यू टर्न, हालांकि देखा जाए तो क्या नई हिकमत अमली है भाई। आइन में एक चीज़ तरीक़ेकार वज़ा है, आपने उसको फॉलो करना है। असम्बली रूल्स हैं, उनके मुताबिक आपने एक ग्रेस का मुजाहरा करना है। अब कल जो ज़ाहिर है तादाद PTI के अरकान की कम है, उनको असम्बली बुलाया जा रहा है। जो शुनीद है बाखबर इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं कि कल कोई हुल्लड़बाजी और कोई शीशे की बोतलें और तेज़दार आलात इस किस्म की बातें चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से कल जो असम्बली का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और चूँकि इमरान खान साहब को जो लोग जानते हैं करीब से, उनकी एक अपनी सोच और ये जहनीत है, बदतमीज़ी, जो लोग ज़्यादा बदकलामी करते हैं उन्हें पसंद करते हैं, और जो जितना ज़्यादा जो है एग्रेशन के साथ सामने वाले की इज़्ज़त तार तार कर सकते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो कोई बईद नहीं है कि कल ज़ाहिर नेशनल असम्बली में सूरत हाल ख़राब होगी। वैसे एक बात इस हवाले से मेरे ख्याल से अपोजिशन, अच्छा एक बात है हुज़ैफा, मैं आती हूँ आपकी तरफ। एक बात है जावेद बलोच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, वैसे इमरान खान, लोग तो ये सोच रहे होंगे कि वैसे हिम्मत दिखा रहा है इमरान खान। पहले कह रहा था कि नहीं अब जा रहा है, मतलब खुद जाएंगे। इमरान खान भी कहते होंगे मैं जाता हूँ, मैं खुद जाके देखता हूँ कि कौन मेरे खिलाफ वोट करता है। मतलब हिम्मत की तो दाद दे ना, चाहे आप उनकी पॉलिसी से इत्तेफाक करें या ना करें। ऐसा कोई और वज़ीर आज़म करता है इस सूरत हाल में? देखें बिनेश, हालात कल ख़राब होने जा रहे हैं। हमारी इतलात यही है, हमने अभी जो ब्रेक थी उसमें मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ते किए, तो हालात तो ख़राब होने जा रहे हैं। कल जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को कि वो उन्होंने क्या करना है, वहाँ पे जाके किस तरह करना है। हिकमत अमली उनकी तैयार हो चुकी है। इसलिए जो है वो पहले इन्होंने मना किया था कि वो तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं आएंगे। अब जो है स्पेशली वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि तमाम लोग वहाँ पे आएंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जो है वो नाकाम बनाएंगे। होगा क्या, देखें रिज़ल्ट जो है वो ये कोई खुफिया बैलेट नहीं है कि पहले वोट डाला जाएगा, फिर उसके बाद काउंटिंग होगी, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट होगी। ये तो धड़ेबंदी है, आपने इधर होना है या इधर होना है, लेफ़्ट होना है या राइट होना है, हक में या ना में वोट देना है बस। तो जो 172 बंदे पूरे कर लेगा वो जीत जाएगा, जिसके पास नंबर गेम पूरी नहीं होगी वो हार जाएगा। और फिर रिज़ल्ट भी उसी वक्त अनाउंस होना है, उसी वक्त रिज़ल्ट अनाउंस होना है, उसी वक्त जो है फैसला हो जाएगा कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं या नहीं हैं। अब होने क्या जा रहा है कि जब स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इजलास जो है वो शुरू करेंगे, उसके बाद जो है वो हुल्लड़बाजी शुरू हो जाएगी इस तरफ से भी और उस तरफ। जारी बात है अपोजिशन जब हुल्लड़बाजी होगी फिर अपोजिशन भी खामोश नहीं बैठेगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब हुल्लड़बाजी होगी फिर वोट नहीं होगा, वोट खराब होगा, इजलास मुलतवी हो सकता है, सोमवार को जा सकता है। और ऐन मुमकिन है हुल्लड़बाजी में मैं इसमें लिंक करूं कि ये गिनती भी करा दें और वो जो गिनती स्पीकर को आगे पेश करें और वो गलत रिजल्ट अनाउंस कर दें, जिससे पहले भी हुआ, सेनेट में हुआ। ये वो सूरत हाल है जो होने जा रही है। अब पूरे इस्लामाबाद में सेक्शन 144 जो है वो नाफज कर दी गई है। पहले ये सेक्शन 144 जो है सिर्फ रेड जोन तक थी। अब पूरे शहर के लिए जो है वो ना कोई जलसा जुलूस हो सकता है, ना इज्तिमा हो सकता है, ना लोग जो है इकट्ठे होकर कहीं आ जा सकते हैं। ये बात। फिर दूसरा FC आ चुकी है इस्लामाबाद में, रेड जोन में तैनात है। रेंजर जो है वो रेड जोन में तैनात कर दी गई है। पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है। रेड जोन जो है वो सील हो चुका है। एक ही सिर्फ रास्ता है जो मगला रोड से एंट्री होगी या सरीना चौक से एंट्री होगी। 2 रास्ते हैं सिर्फ रेड जोन में जाने के लिए। सूरत हाल ख़राब होती जा रही है इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ चीज़ों गोइयाँ जा रही हैं। कोई कहता है एमरजेंसी नाफज हो जाएगी जब हुल्लड़बाजी होगी पार्लियामेंट हाउस में, तो प्रेसिडेंट जो है इंटरवीन करेगा, फिर वो एमरजेंसी हो जाएगी, वोट नहीं हो सकेगा, इजलास मुलतवी हो जाएगा। तो वो ये चीज़ें हैं कि चीज़ों को मज़ीद ख़राब करने की तरफ ले जाया जा रहा है। होना ये चाहिए था कि जब और सिर्फ आखिर में ये ऐड कर दें कि क्या असम्बली कार्रवाई के अंदर भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या अंदर जाकर उसको मेंटेन कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर? पार्लियामेंट हाउस के अंदर कोई भी ना पुलिस जा सकती है, ना FC जा सकती है, ना रेंजर जा सकती है। हाल के अंदर सिर्फ जो सर्जेंट एट आर्म्स होते हैं अपना पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी वही जाएगी, वही जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। लेकिन MNAs को वो हाथ नहीं लगा सकते। ये भी ध्यान में रहे कि MNAs को जो है पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी हाथ नहीं लगाएगी। उन्होंने मारना है एक दूसरे को या गुत्थम गुत्था होना है, जो करना है उन्होंने खुद करना है। फिर बाहर आके जो है वो क्या होगा, FIR होगी, कार्रवाई होगी, वो बात की बात है। लेकिन हुल्लड़बाजी के दौरान जो है कोई इंटरव्यू नहीं। बात करूं तो यहाँ पर जो है राबते मुलाकातों का जो सिलसिला है बिल्कुल जारी है। बिकॉज आज 5 बजे से पहले जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो एंटर करने हैं और उसके बाद कल डेफिनेटली इस हवाले से वोटिंग होगी कि हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट CM।
मुन्ना सलाई साहब जो हैं उन्होंने मीडिया से कुछ गुफ्तगू की है, वो सुनते हैं और फिर उसके बाद नजम वली साहब से उस गुफ्तगू के ऊपर भी तज्जिया हासिल करेंगे, पंजाब की सूरत हाल के ऊपर भी तज्जिया हासिल करेंगे। विल बी बैक। दिखाइए जरा मुन्ना साहब क्या बात करें। अब आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? मोहन साहब आप भी खरीदारियां कर रहे हैं, गोलियां लगा रहे हैं। मोनस भाई राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि परवेज भाई को आपने धक्का दिया इस मुश्किल वक्त में। हाँ जी आप पे आ रहा है सर, अब हाँ जी, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह कल राणा साहब को जवाब दूंगा। जी नजम अली साहब, आपने इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी गुफ्तगू देखी, क्या मतलब जरा थोड़े घबराए हुए लग रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंट लग रहा है? पूछा भी क्या क्लियरली कि आपने धकेला है परवेज लाई साहब को इस मुश्किल में? अच्छा देखिए, ये ना जवाब तो कोई इतना दिलचस्प कुछ नहीं है, लेकिन सवाल दोनों जो हमारे साथियों ने किए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं कि आप भी ख़रीदारियाँ कर रहे हैं और आप भी वही कुछ कर रहे हैं जिसका दूसरों पर आप कहते हैं, और दूसरा सवाल ये था कि आपने ही धक्का दिया है। तो हम जब पहले बात कर रहे थे, पिछले स्पेल में जो बात हो रही थी, और फवाद ने ये सवाल जो किया था और हुज़ैफा ने काफ़ी हद तक उसका जवाब दे भी दिया था। वो पेशावर के चपली कबाब भी अपनी जगह पर वो अपनी जगह पर मौसर थे, वो ठीक थी अपनी बात। डॉन के एडिटर ने इस पर बाकायदा ट्वीट कर दिया था और ये सारी चीज़ें सामने आ गई थी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो थी ना, वो इसका दो फैक्टर और थे, यानी कि पेशावर के दोस्तों के अलावा दो फैक्टर थे। एक फैक्टर ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो पेशकश नहीं कर सकी थी, वो चीज़ें नहीं दे सकी थी जो वज़ीर आज़म इमरान खान परवेज़ लाई साहब को दे रहे थे। यानी कि वही हुज़ैफा ने बिल्कुल दुरुस्त बात की, मुद्दत वाली बात थी, और उससे अगली एक और बात थी। जब ये बात हुई ना कि आप हमें 3 महीने के लिए, उन्होंने कहा जी आप 3 महीने बाद असम्बलियाँ तोड़ दें, पंजाब असम्बली को तोड़ देंगे, तो परवेज़ लाई साहब ने आगे से कहा कि मैं क्या फिर सिर्फ असम्बली तोड़ने वास्ते आना है, मैनू की फ़ायदा है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ए भी हो जाएगा, मुझे ये बताएं, जो साहब ने पंजाबी में कहा कि फिर सानू ये दसो कि सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, साढ़े बंदे कितने अकोमोडेट करोगे? तो जो वफ्द वहाँ पर गया हुआ था उन्होंने कहा जी हम मशवरा करके आपको बताते हैं, पूछ के बताते हैं। जाती उम्रा पूछा गया, लंदन पूछा गया, तो जवाब आया कि ये कबल अज़ वक्त बात है, आप इसको भी रहने दें। यानी कि सीट एडजस्टमेंट का कोई वादा नहीं था और दूसरी तरफ से मुकम्मल इत्तेहादी थे। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी सियासतदान होता तो उसने यही फैसला करना था, इसी तरफ ही चले जाना था। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न बनी कि चौधरी परवेज़ इलाही जो थे वो मुस्लिम लीग नून की तरफ वाले तो ये भी कहते हैं, सुनने में तो ये भी आया था कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो ये चाहते थे कि वो सीएम बने, और उसके बाद जो पीटीआई के ऐसे अरकान हैं जो कि नेक्स्ट इलेक्शन शायद पीटीआई की टिकट से नहीं लड़ना चाहते, या वो नाराज़ हैं पीटीआई से, या हार्डकोर पीटीआई वाले नहीं हैं, वो उनको पीटीआई छुड़वा करके या वो पीटीआई छोड़ करके काफ लीग में आ जाएं, ताकि इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ जाएं, बिकॉज इनको इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी एक लार्जर कैंडिडेट बेस एंड वोट बेस चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही से ये खतरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी था और है, और चौधरी परवेज़ इलाही से ये खतरा मुस्लिम लीग नून को भी था। यानी कि अब तो वो खतरा नहीं रहा कि चौधरी परवेज़ इलाही अगर वज़ीर आला आ जाते, उनकी सपोर्ट होती, तो मुस्लिम लीग नून के अंदर वो एक बड़ी नकब लगा सकते थे, क्योंकि जब वो पहले भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो शायद वो जट बुनियाद थी या अपने और तल्लुकात की बुनियाद थी, उन्होंने काफ़ी सारे पंजाब की सियासत पे काफ़ी नज़र है। ये नहीं सॉरी इंटरवीन कर रहा हूँ, पंजाब की सियासत पे काफ़ी आपकी नज़र है। वन लाइनर बताएं कि व्हाट विल बी द रिजल्ट टुमारो, यानी आइदर हमजा शहबाज विल विन और चौधरी परवेज़, क्या देख पंजाब में ऐसा करता हूँ हुज़ैफा, आपका सवाल मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तायुन करेगा मरकज़, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका सवाल जरा सुन के जवाब तायुन करेगा। मैंने क्योंकि हुकूमत की इस वक्त जो एपरेंटली मनसूबाबंदी लग रही है वो यही है कि अगर हम पंजाब में परवेज़ इलाही को जितवा देते हैं और कल की कार्रवाई हुलड़बाजी की नजर कर देते हैं, तो ये तो उस्मान बुज़दार जैसे शख्स को वज़ीर आला लगाया हुआ था ना। नहीं, इसमें एक चीज़ जरा नोट कर लें, मैं ब्रेक से पहले भी हुज़ैफा इस पे बात करना चाह रहा था कि अगर कल हुल्लड़बाजी हो जाती है और अगर कल किसी वजह से तहरीक अदम एतमाद जो है उस पर काउंटिंग नहीं होती, तो एक दिन का मार्जिन और मौजूद है, एक दिन का मार्जिन और मौजूद है। चलें, आप इस पर भी मैंने कानूनी माहिरीन जो अपोजिशन को इस वक्त दे रहे हैं, अच्छा उस पर भी चले जाते हैं। मेरी बात प्लीज जरा मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा मरकज में उसका। अच्छा हुज़ैफा जवाब तो ले लेना, इतना सनसनीखेज आपने सवाल कर दिया, जवाब लें, उसका जवाब अलग है, उसका जवाब। अच्छा, उससे अगले दिन अगर ये तहरीक अदम एतमाद फिर पेश नहीं होती, काउंटिंग नहीं होती, तो आप यकीन कीजिए इस मुल्क के अंदर इतना बड़ा आइनी खला पैदा हो जाएगा और इतना बड़ा इंतजामी बहरान पैदा हो जाएगा वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, जब कौमी असम्बली के अंदर ये जाहिर कर दिया जाएगा कि 172, 73, 74, 75 या 199 या 200 अरकान मौजूद हैं,
और उसके बाद वो वजारत उस्मा से वक्त गुजरने के बावजूद चिमटे में है, तो आप यकीन कीजिए एक पैगाम दे दिया जाएगा इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को, इस मुल्क की इंतजामिया को, इस मुल्क की अफसरशाही को और नीचे तक कि आपने इमरान खान का कोई हुक्म नहीं मानना, जो भी हुक्म मानेगा वो गैर कानूनी काम करेगा, गैर आईनी काम करेगा। अच्छा, दूसरा जो आपने बुनियादी सवाल किया था कि जीतेगा कौन, आई एम सो ग्लैड कि नजम साहब आपने पॉइंट रेज किया है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जी है हाँ, कि अच्छा, जब तक ये मामला नहीं हल होता पाकिस्तान विल बी विदाउट अ प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ। पाकिस्तान विल हैव अ बिग लूप होल व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, यानी मुल्क कौन चला रहा है, कोई नहीं। खत्म। देखें वज़ीर आज़म इमरान खान किस बुनियाद पे वज़ीर आज़म है, क्योंकि वो कौमी आइन कहता है कि क्योंकि वो कौमी असम्बली में 172 से ज़ायद अरकान की हमायत रखते हैं, वो हमायत निकल गई, वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, अपोजिशन ने साबित कर दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, अपोजिशन वहाँ पर साबित कर चुकी होगी। मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट देख रही है, इस मुल्क के इदारे देख रहे हैं, इस मुल्क की अदलिया देख रही है, इस मुल्क के अवाम देख रहे हैं, इस मुल्क की अफसरशाही देख रही है कि ये सब कुछ क्या होने जा रहा है। अच्छा, फिर हम पूरा आईनी प्रोसेस पूरा होने नहीं देते और फिर हम ही लोगों को प्रॉब्लम होती है अगर अदलिया आखिरी सवाल, उस सवाल का जवाब मैं जरूर देना चाह रहा हूँ बिनिश, वो जो सवाल किया जा रहा था कि कौन जीतेगा, आपके पास आ रही हूं। अच्छा, उसके बाद ना मेरे पास इसका और तो कोई जवाब नहीं, कि बज़ाहिर लग रहा है कि हमजा बहुत आगे जा रहे हैं, लोग मिला रहे हैं, लेकिन चूंकि पता नहीं है कल का, तो मेरे पास इसका जवाब ये है कि मैंने एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में मैंने सामिया खान को, मौज़म खान को और आजम साहब को बुलाया था। तमाम का ये कहना था, उन तमाम का ये कहना था कि इमरान खान जा रहे हैं और शहबाज शरीफ आ रहे हैं, उन तमाम का ये कहना था। तो मेरे पास इसका यही जवाब है, इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा फवाद साहब, आपकी नजर में शेख रशीद साहब का जायचा क्या कह रहा है, उनको कितना टाइम लगेगा टीवी एंकर बनने में? एक मिनट, सामिया ने एक बात की थी, 3 बंदे, उस्मान गुज़ार, इमरान खान और शेख रशीद, उनका बड़ा बुरा वक्त आ रहा है। किसका? सामिया खान ने पेशीन गोई की, इमरान खान, शेख रशीद और उस्मान बुज़दार, हमारे पास आ रहे हैं। 3 बंदों का बड़ा बुरा वक्त आ रहा है, ये उनकी पेशीन गोई है प्रोग्राम में। जी जी, आपके पास, आपको मुबारक होने वाले हैं। पूरा वक्त आ रहा है कि फवाद के साथ कंपटीशन होगा शेख रशीद साहब का। जी फवाद साहब, आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। शेख रशीद साहब रेटिंग मीटर। जी फवाद। नहीं, शेख रशीद साहब कॉमेडी प्रोग्राम करेंगे, हमारा कोई मुकाबला नहीं है उनसे। वो एक अच्छे जुगतबाज है, हमेशा तारीख में उसकी जुगतें हमने की हैं, तो वो कॉमेडियन बुरा भी बना सकते हैं जहांदीदा सियासतदान को जो 85 से असेंबली में, उसको आप कॉमेडियन बना रहे हैं, तो कॉमेडियन भी बुरा बना सकते हैं वैसे। अरे तो क्या इसमें बुराई क्या है? वो कह रहे मैं प्रोग्राम करूंगा, एंकर बनूंगा, तो भाई एंकर तो वो भी है जो आफ्ताब इकबाल साहब है या आमिर लियाकत साहब है, तो इसमें मैं बुरा कहाँ कह रहा हूँ? मैं तो ये उनको एक बता रहा हूँ कि भाई जब आप टीवी एंकर होते हैं तो बहुत सारी चॉइसेस है आपके पास। आप मॉर्निंग शो कर सकते हैं, आप जो है वो एक ऐसा शो कर सकते हैं कि जिसमें जुगतबाज बैठे हुए हो, आप भी जुगत मारे, वो भी जुगत मारे, मतलब देखिए जुगत तो माशाल्लाह अच्छी मारते हैं ना। अब ये बड़ी संजीदा बात ही है साहब, आप इसको थोड़ा सा नेगेटिव ले गया। मैं बड़ा जुगत मारना और जुगत सुनना ये भी एक टैलेंट है, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, अच्छा, अब ये है कि ये आपको पता है साहब ने बड़ी मजेदार बात की। शायद खान साहब ने कहा कि इन लोगों के मशवरे खान साहब आप ले रहे हैं ना, ये सारे मशवरे वही है जो ये हमारे साथ जब होते थे तो हमें भी इस तरह के मशवरे देते थे। आपको याद होगा शेख रशीद साहब 2014 के धरने में जला दो, लगा दो, आग लगा दो, जो है वो इस मुल्क के अंदर बलवा कर दो। और ये वही साहब है कि जो जब 1998 में एटमी धमाका हुआ तो ये वफाकी वजीर थे और ये फ्लाइट लेके भाग गए। ये भाग के जो है वो जाके जो टीवी देखा था, ये पटाखा जो फूटने वाला है एटम बम, वो खुदा ना खास्ता सबको मार ना दे, मैं मर ना जाऊं। एक तरफ बहादुरी की वो मिसाल है, यानी कि ये चाहते हैं कि आप जाके लड़े, हम जो है वो आराम से बैठे रहे। और अब मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि शेख रशीद साहब जो है वो शो अभी शुरू करें यहाँ से रमजान ट्रांसमिशन से, तोहफे उछाले, जुगतें उछाले, आहा क्या मजा। और रमजान गर्मी का है, इतने आसानी से गुजरेगा नजम साहब, देखे ना गर्मी आ गई है, आप देख रहे हो, एक प्लेजर आ रहा हो। जाहिर है कि आप वैसे तो आप ट्रांसमिशन देखेंगे नहीं कि भाई ये ट्रांसमिशन जो है वो प्रोफेशनल अदाकार करते हैं, लेकिन सियासतदान करेगा तो आपसे भी करीब करीब होगा कि भाई हम करंट अफेयर के एंकर हैं और एक सियासतदान जब ट्रांसमिशन कर रहा है तो एक उसमें चमक होगी। तो तोहफे उछालेंगे, ये आपको फलाना की तरफ से तोहफा, ये फलाना की तरफ से तोहफा, क्या एक खूबसूरत मंजर होगा। और नाला लाई की नहुसत का जो तकलीफ है ना वो भी जो है वो कम हो जाएगी। तो मैं तो शेख रशीद साहब के लिए बहुत खुश हूँ कि वो आए, एंकरशिप करें आप। लेकिन ये जो जितना भी आप ये बात कर रहे हैं ना फवाद, ये आप आमिर लियाकत के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। आमिर लियाकत को अपने टक्कर का बंदा मिल जाएगा,
वो जिस चैनल पर होंगे उस चैनल और उस चैनल के आपस में रेटिंग का बड़ा मुकाबला लगेगा। फवाद ये बात करके अपने साथ भी तो ज्यादती कर रहे हैं, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि फवाद भी एंकर हैं और ये भी प्राइम टाइम के ऊपर एक शो करते हैं। आजकल प्राइम टाइम 7 बजे से शुरू हो जाता है भाई। नहीं, लेकिन फवाद ने कहा है कि मैं उन्हें एंकर की कैटेगरी से निकाल रहा हूं, वो उन्हें इस कैटेगरी में नहीं ला रहे, वो उन्हें कॉमेडी वाले कैटेगरी में रख रहे हैं। एंटरटेनमेंट और करंट अफेयर्स को अलग कर रहे हैं। मेरी एक बात सुने कि आपके पास एक बच्चा है, नजम साहब आप भी जवाब दें, आप भी बड़े पुराने सीनियर साथी हैं, आपके पास एक बंदा है कि मैं एंकर बनना चाहता हूँ, बच्चा का क्या है? अच्छा, आई हैव एन अपडेट। फवाद जरा सुनिएगा, फिर इसके ऊपर मैं दोबारा आपसे कमेंटिंग का सिलसिला जारी रखूंगी। आई हैव एन अपडेट, और अपडेट ये है कि जी मोहन्नस इलाही साहब ने भी ना कार्रवाई डाल दी है। वो जो तरीन ग्रुप है उन्होंने पूरी हिमायत का ऐलान किया था हमजा शहबाज साहब को, लेकिन मुन्नस साहब ने तमाम तर हिमायत के बावजूद 2 बंदे तरीन ग्रुप से तोड़ लिए हैं। मजीद तफसीलात, मजीद डिटेल्स इसकी क्या है वो हम जानते हैं अयाज शुजा साहब से। अयाज साहब जी जरा बताइएगा, जरा मुझे डेवलपमेंट बताइए कि क्या हुई है, और ये जितने लोग जो तरीन ग्रुप के 2 बंदे टूट के जिन्होंने मुन्नस इलाही के पलड़े में अपना वजन और अपना वोट डालने का सोचा है, वो तो यकीनी तौर पर गद्दार नहीं होंगे, है ना? उनका तो ज़मीर जागा होगा। बीनी साहब, पहली बात तो ये है कि जिन 2 लोगों को जी अयाज साहब चौधरी अपनी गाड़ी में लेके आए, इनका नाम है रफाकत गिलानी और मीर मोहम्मद। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप काश आज यहाँ सुबह होती और आप देखती कि एक रुकने असम्बली हुकूमती गाड़ियों में बैठ के आता है, आगे से उसको अपोजिशन वाले दबोच देते हैं। अब एक रुकने असम्बली अगर अपोजिशन की गाड़ियों में बैठ के आता है तो आगे हुकूमती गाड़ियां तैयार खड़ी होती हैं, वो उसको दबोच देती हैं। और मैं आपको एक और लतीफा सुनाऊं, राय हक पार्टी की सिर्फ 1 सीट है, और आज सुबह आकर दावा कर रहे थे कि मैं हुकूमती बेंचों के साथ कंफर्टेबल हूँ, लेकिन जब असम्बली के इजलास के बाद निकले हैं तो कह रहे हैं मुझे दोनों तरफ से वजारत की ऑफर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अपोजिशन के साथ मेरा ज्यादा जहनी मिलान मेरा उनकी तरफ है, रुझान उनकी तरफ है, तो मैं उनके साथ। तो यहाँ पर एक ऐसा खूबसूरत तमाशा लगा हुआ है, शायद ये अगले 1 अशरे या 2 अशरे में आपको देखने को ना मिले। तो मेरी ख्वाहिश थी कि आप यहाँ पे होती और आप देखती कि कैसे अरकान असम्बली जो है इस वक्त दूल्हे मियाँ बने हुए हैं और उनको प्रोटोकॉल के साथ लाया जा रहा है। कभी हुकूमती गाड़ियों में आते हैं तो आगे अपोजिशन वाले दबोच देते हैं, अपोजिशन वाले लाते हैं तो हुकूमत गाड़ियों वालों को दबोच देते हैं। अच्छा अयाज साहब, मुझे ये हुजैफा भी शायद यही पूछना चाह रहे हैं, जितना मैं समझ आवाज़ जितनी मैं सुन पाई हूँ, और मेरा भी यही ख्याल है। एक दफ़ा नंबर गेम हमें बता दें अब तक अपडेटेड के ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की अपेरेंटली क्या है, और फेवरेट कौन लग रहा है? अयाज साहब आप अपनी पिक दीजिए, क्या लग रहा है आपको कि कौन बनेगा कल CM? देखें, जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से हमायत के बाद अब जो अपोजिशन है उसका पलड़ा भारी हो चुका है, क्योंकि ये 14 से 16 नशिस्तें हैं जहांगीर तरीन ग्रुप जो दावा कर रहा है। तो अगर ये नंबर इनके पास आ जाते हैं और उसके साथ पीपल्स पार्टी के 7 नंबर मिला लें, उसके साथ साथ अलीम खान के 4 सीटें उनकी मिला लें, और इसके अलावा जुगनू मोहसिन इनके साथ शामिल हो चुकी हैं, 4 और आजाद उम्मीदवार हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनके चांसेस इस वक्त ज्यादा है। ऑपोजिशन यानी हमजा शहबाज का आपको पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन ये आप मुझे ये सोचकर और ये दिमाग में रखकर बता रहे हैं ना कि परवेज इलाही साहब इज वेरी 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 सीजन्ड पॉलिटिशियन इन ऑल एस्पेक्ट्स। जी, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं अभी तक सिर्फ इसी वजह से ज़हनी मसमसे में फंसा हुआ हूँ कि ना सिर्फ हमजा शहबाज साहब ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली है, चौधरी परवेज इलाही ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर ली है, और इन दोनों में से कोई भी उस वक्त तक पंजाब असेंबली में मौजूद है, जरा पूछ लें कि सुनने में है कि उस्मान बुज़दार और उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी, उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो 48 घंटे पहले तक परवेज इलाही का कोई काम तक नहीं करते थे, आज परवेज इलाही के स्टाफ अफसर बने हुए हैं और उनकी पूरी कंपेन करें। क्या पोजीशन है उस्मान बुज़दार और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनकी टीम की? जी अयाज साहब, देखिए वो तो इररेलेवेंट है इस वक्त। वो आमिर जान साहब जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर परवेज इलाही साहब CM बन जाए तो उनको वहाँ पे CM हाउस से फारिग ना कर दें। वो तो इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक उस्मान बुज़दार की बात है, तो वो तो आज जब यहाँ पे आए हैं तो उस पर अपोजिशन ने इतनी नारेबाजी की थी, इतनी हंगामा राई की है कि यानी हुकूमती बेंचों को जवाब देना पड़ गया। उनका कोई मसला नहीं है कि उस्मान बुज़दार आते हैं नहीं आते, जो भी मैच होगा, जो भी मुकाबला होगा, वो चौधरी परवेज इलाही ने अपने जोरे बाजू पे लड़ना है। उनको सपोर्ट किसी की नहीं है। और हाँ, उनके साथ खड़े कौन है? उनका बेटा मुन्नस इलाही ऑब्वियसली खड़ा होना चाहिए। वैसे अयाज साहब मैं बताऊं, आपने हमारी बेचैनी और बेकरारी में रत्ती भर कोई फर्क नहीं डाला। आपने इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी दी है, लेकिन जो आपने एंड रिजल्ट बताया ना, जिस मकसद में आप है ना, उसी में हम सारे स्टूडियो में बैठे हुए। अब क्योंकि मैं तो न्यूट्रल हूँ,
मैं तो अब क्योंकि न्यूट्रल हूँ, लेकिन मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगी बारी बारी, अयाज साहब को निकाल के, क्योंकि लेकिन न्यूट्रल अयाज साहब जानवर ने होते हैं, बता बिनीश, दिया, मैं आपको न्यूट्रल नहीं होने ये दूंगा। 2 जगह से मुझे कमेंट आया है, ये 2 जगह से मुझे कमेंट आया है, लेकिन मैं फिर भी न्यूट्रल रहना चाहूंगी, मैं फिर भी न्यूट्रल रहना चाहूंगी। और मैं जावेद बलोच साहब क्योंकि काफी देर से सीरियस भी हैं और खामोश भी हैं, वैसे आपके लिए हमें गुंजाइश बलोच निकाल साहब, लेते हैं। आप दुखी क्यों हैं? देखिए- अगर आप देखिए- बाजी देना न्यूट्रल रहने के लिए तो मैं गुंजाइश निकाल लेता हूं, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। उज़ैफा, बात ये है ना, अभी बात हो रही थी बलोच साहब का ब्यूरोक्रेसी दुख की, क्या है? तो मैं नहीं, आपको आपका दुख छोटी क्या सी है मिसाल बलोच साहब? जी, अपना छोटी सी मिसाल दूं बिनेश, ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसका जो है, गिलानी साहब जब फारिग हुए पीएमशिप से, तो मखदूम शहाबुद्दीन साहब का नाम जो है वो आना शुरू हो गया, हाँ जी, हाँ और हम जी। पार्लियामेंट में मौजूद थे। तो जो सारा प्रोटोकॉल था पीएम का, वो मखदूम शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द शुरू हो गया। अगले 2 घंटे बाद पता चला जी कि नहीं, मखदूम शहाबुद्दीन नहीं, राजा परवेज अशरफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। तो वो सारा प्रोटोकॉल वहाँ से उठ के तो बिल्कुल। राय साहब के गिर्द हो गया। तो ये सूरत हाल जो है वो लम्हा जो है वो चेंज होती जाएगी, लेकिन अच्छा, वो तो चेंज कल होगी। शाम एक तक जो मिनट। है वो सारी सूरत क्लियर हो। 1 मिनट बलोच साहब, आप मुझे एक तो पहले वजह बताएं कि मखदूम शहाबुद्दीन से जो शिफ्ट है वो राजा परवेज पे शिफ्ट कैसे हुआ था, उनके खिलाफ एक्टिवेट कौन हुआ था, पहले ये वजह बताएं। ये वजह तो बताएं ना, पूरी इंफॉर्मेशन। नहीं पूरी देखिए, मैंने तो आपको एक हिंट दिया है ना। उस वक्त जो सिनेरियो बन गया था कि मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो है वो गिरफ्तार होने वाले थे, उनका कोई केस जो है एफिड्रीन केस था। एफिड्रीन के केस में जो है वो पता चला कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। फिर पलटाबाजी हुई और फिर वो जाके परवेज अशरफ साहब मैं इसका एक लाइन में जवाब दे देता हूं। वही सूरत हाल, मैं इसका एक लाइन में जवाब दे देता हूं। एक मिनट उज़ैफा, अब सूरत हाल वही पैदा होने जा रही है कि अपना जो है फवाद अहमद चौधरी साहब जो हैं वो उन्होंने FIA जो है वो कोर्ट केस में वो तलबी करवा दी, 4 तारीख पड़ गई, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सूरत हाल अब वो नहीं है जो पहले थी, सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। देखें, जिन ब्यूरोक्रेसी बड़ी सियानी होती है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी नंबर गेम के बगैर बैठे हुए। एक मिनट, सूरत हाल बदली है कि हवाओं का रुख बदला है, लेकिन शहाबुद्दीन के खिलाफ वही लोग हुए थे जो वजीर आजम बनाते हैं या हवाओं का बिगाड़ते रुख हैं। भी बदला हुआ है बिनेश, और जो है सूरत हाल वो भी बदली हुई है। देखें, सूरत हाल देखते हुए हवा का रुख बदलती है। अब देखें वो कैसे पॉसिबल है। एक ब्यूरोक्रेसी, मेरी मुख्तलिफ लोगों से बातचीत चल रही है ब्यूरोक्रेट से, अब ये कैसे मुमकिन है कि एक वज़ीर आज़म के खिलाफ 172 बंदे पूरे हो जाते हैं, तरीके में एतमाद ऑलमोस्ट कामयाब हो जाती है, अनाउंसमेंट हो ना हो, और वो जो है वो करंट चार्ट पे वज़ीर आज़म बैठा हो अपनी सीट पे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उसका हुक्म क्यों मानेगी? ब्यूरोक्रेसी को पता नहीं है कि ये 2 दिन है, 3 दिन है, 1 दिन है, उसके बाद नए वज़ीर आज़म ने आना है, चाहे वो जो भी आए, नई जो है वो सेटअप आएगा तो उन्होंने अपनी करनी है। तो ये वो पॉसिबल नहीं है कि वो एक जो है वो जाने वाले वज़ीर आज़म के वो हुक्म माने और उस पर कार्रवाई करें। अच्छा, वैसे बिनीश एक बात है, आपको तो खुश होना मैं एक चाहिए। मिनट आपके पास आ रही हूँ नजम साहब, आई एम सो सॉरी। हुज़ैफा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ऐड करें, फिर मुझे नजम एंड फवाद को शामिल करना है, जल्दी से क्विकली ऐड करें। क्या कर रहे थे आप ऐड? जी 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 मैं इसमें ये बात आपको गोशगुजार कर रहा था कि ये एक, इसमें कोई शक नहीं, थोड़ी देर पहले नजम साहब ने जो कहा कि मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, इंतजामिया सोचेगी कि हमने किसकी तरफ देखना है, लेकिन इसमें एक बड़ी तकलीफ दे बात है कि इस वक्त मुल्क की अदलिया की तरफ ज़रा एक आंखें मरकूज हैं। यानी मैं ये समझता हूँ कि बतौर, अगर मैं एक आप वकील के मुझसे पूछें तो मैं यही बात आपको बताऊँगा कि जिस दिन रेफरेंस गया था सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था उसी दिन उसको डिसाइड कर देती, तो ये मेरे ख्याल से आज ये एम्बिग्यूटी पैदा ना होती। और जहां पर ज़ाहिर है आइन खामोश होता है, वहां पर आइन की ट्रांसलेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर उस दिन डायरेक्शन दे देती तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, इवन के सेक्रेटरी असम्बली को भी, तो हालात ज़रा बेहतर हो जाते हैं। जो कैफियत इमरान खान पैदा करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से उसके बाद अभी मेरी एक पाकिस्तान के, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत जो है सफेबल के कारोबारी शख्स से बात हो रही थी जो पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज और इन सब चीज़ों का तायुन करते, तो मुझे कहने लगे कि अगर की सूरत हाल 3-4 दिन मजीद चली, अच्छा, तो आपका डॉलर बहुत ऊपर चला जाएगा, कि नहीं, इकोनॉमी आपकी मजीद कमजोर हो जाएगी। अच्छा चले, मुझे ये अभी एक ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले छोटे छोटे 2 कमेंट्स मुझे लेने हैं जी। एक फवाद साहब से। फवाद, मुझे ये बताइए, कल सीएम कौन बनेगा पंजाब में? आपका फेवरेट कौन है? वेरी क्विकली बताइए, फिर मुझे नजम से भी यही क्वेश्चन पूछना है। ब्रेक पर जाने से पहले कोई नहीं है, हम बिल्कुल नहीं जानते भाई। फेवरेट बता दूंगा तो फिर ये यहाँ पे जो है वो अच्छा, अब आप शेख रशीद के औरा से बाहर निकल आए ना,
आप तो शौक में चले गए जब से आपको पता चला वो एंकर बन रहे हैं। तो फेवरेट कौन है पंजाब में वो बताएं आप। मैं घबराहट में आ गया, वो तबाही मचा देंगे यहाँ पे, नौकरियां चले जाएंगी सबकी। कोई एक चैनल पे साइमन कास्ट होगी उनकी, सारे चैनल पे आया करेंगे, 16-17 चैनल पे उनका जो भी प्रोग्राम होगा, ये ऐसा ना हो जाए। अच्छा देखिए, पंजाब में इस वक्त जो नंबर्स की सूरत हाल है ना, वो तो हमजा शहबाज साहब के हक में। अच्छा, ये 3 जो अरकान, 2 अरकान की बात हो रही है, इत्तला ये थी कि ये 3 जो है वो अरकान है, ये जो तरीन ग्रुप के साथ नहीं है। ये सवाल नुमान लंगड़ियाल साहब से भी पूछा गया था कि ये 3 अरकान आपके जो है वो आपके साथ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मियाँ साहब ने बात कर ली और डायरेक्ट मियाँ साहब के पास पहुंच गए। तो बहुत थोड़ा सा मार्जिन है 2-3 अरकान का, जो कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालेगा। लेकिन बहरहाल ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि परवेज इलाही साहब इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे कि लोग सोचेंगे जी हमजा शहबाज साहब ने अगर तरीन ग्रुप को साथ मिला लिया है तो परवेज इलाही साहब के पास कोई पत्ता नहीं है। कोशिश वो पूरी करेंगे। 3.5 साल भी वो कोशिश यही करते रहे, किसी तरह उस्मान बुज़दार साहब फारिग हो जाए तो मैं आ जाऊं, तो यहाँ पर भी वो कोशिश करेंगे। और ये भी एक बिल्कुल बात दुरुस्त है कि बहैसियत स्पीकर पंजाब असेंबली, उन्होंने बुज़दार साहब के रास्ते में जितनी रुकावटें डालनी थी ब्यूरोक्रेसी के मामलात में हो या जहां पर भी हो, उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को नाकाम करने के लिए पूरी कोशिश की। और इस नतीजे पे वो अपनी मेहनत के बाद पहुंचे हैं कि वो यहाँ पर इंतखाब लड़ रहे हैं वज़ीर आला के लिए, तो उसकी बड़ी मेहनत है और वो इतनी आसानी से आएंगे। आ गया फवाद, ये एक पॉइंट जी एक चीज आप कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ एक फिक्रा कि बिनिश आपको खुश होना चाहिए, जितने जमहूरियत पसंद है आप जैसे, कि वोट को इज्जत मिल रही है, एक एक वोट को खींचा जा रहा है, उसकी कीमत बढ़ रही है। जमहूरियत आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, और एक एक वोटर को जिस तरह इज्जत मिल रही है पंजाब असेंबली के, फिर जमहूरियत पसंदों को खुश होना चाहिए। वो नाराज हो रहे हैं। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ फवाद ने जो बातें की है, वो कहते हैं कुछ भी ना कहा और कुछ कह भी गए। फवाद की बातों में बड़ा वजन था कि परवेज इलाही सरप्राइज दे सकते हैं, इसमें हमें नहीं कोई अच्छा, न्यूट्रल बात करनी चाहिए। सीन ये है, न्यूट्रल बात करनी है नहीं करनी उसको तो 1 मिनट के लिए साइड पे रखें। आप सब लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अभी तक वो खिताब नहीं आया, टेलीफोनिक खिताब जो आना था, शिद्दत से सबको उसका इंतजार है। लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे सामने एक हेडलाइन ब्रेक है, एक हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं। उस ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। ट्रांसमिशन में एतमाद और अदम एतमाद, तमाम तर पैनलिस्ट भी मेरे साथ मौजूद है। हेडलाइंस आपने जानी, अपडेट्स भी आपने जानी। 2 अपडेट्स मेरे पास भी हैं। एक तो ये कि पंजाब के अंदर सीएमशिप के लिए जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा हो चुके हैं और इस टाइम पर स्क्रूटनी का अमल जारी है। दूसरी जो बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग रोकने की जो दरख्वास्त है वो एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दी है। क्यों मुस्तरद की है और एतराज़ इस पर क्या है वही हम जानेंगे। जाजेब अब्बासी साहब हमारे स्टार रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। जाजेब, मुझे बताइए एतराज़ क्या लगा है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बहुत शुक्रिया। देखें, आज जब दिन का आगाज हुआ तो शुरू से ही हुकूमत की ये कोशिश थी कि किसी तरीके से जुडिशरी को इन्वॉल्व किया जाए। गो के ये खालिसतन सियासी मामला है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बीच में इन्वॉल्व किया जाए और किसी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोकने की कोशिश की जाए। इसी हवाले से एक आम शहरी के जरिए दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, जबकि हमारे जरा ये कहते हैं कि ये जो आम शहरी है ये इसके पीछे कोई हुकूमती इमा के ऊपर ये दरखास्त दायर की गई। बहरहाल अब इसके ऊपर जो बुनियादी एतराज़ात लगाए गए हैं उसमें एक एतराज़ ये है कि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है, मुतलका फोरम से रुजू नहीं किया गया। दूसरा एतराज़ ये है कि इस दरखास्त में आर्टिकल 184(3) का हवाला दिया गया है जो कि मफादे आमा से मुतल्लिक है। तो मफादे आमा का मामला जो है वो इस्टेब्लिश करने में दरखास्त गुजार नाकाम रहे हैं। तीसरा एतराज़ ये लगाया गया है कि जो पार्लिमानी कार्रवाई होती है उसको अदालतों में ज़ेरे बहस नहीं लाया जा सकता। तो ये वो एतराज़ात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत वक्त को नाकामी हुई है और ख़ास तौर के ऊपर वो सुबह से ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोका जाए। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, यही दरखास्त लॉ मिनिस्ट्री में भी मंगवाई गई और इसके ऊपर जायजा लिया गया उसका, और कोशिश की गई कि किसी तरीके से इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए। लेकिन हमारे जरा ये कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ऑफिस की तरफ से कमीशन बनाने के ऊपर भी एतराज़ किया गया, इख्तलाफ किया गया कि ऐसी सूरत हाल में इसके ऊपर कमीशन नहीं बनाया जा सकता। बड़ी खबर ये भी है, बहुत शुक्रिया जाजेब, कि जो FI है वो अभी तक हुकूमत के ऑर्डर्स पर चल रही है। अभी ना सिर्फ हमने देखा कि फवाद साहब ने जब सुबह बिल्कुल इस हवाले से अदालत से रुजू किया, बल्कि वो जो नोटिस थे तलबी के वो शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाइश का है वहां पर पहुंचाए भी गए हैं और वसूल भी करवाए गए हैं। तो ये नोटिस रिसीव भी हो गए हैं। जी फवाद ये नोटिस है जो मेरे सामने है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये
इसके ऊपर जो है ना वो बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है, मुकदमा नंबर 39/20, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ फलाना फलाना मुकदमा उन्वान वाला, आपको नोटिस जारी किया जाता है कि आप 4 अप्रैल 2022 को असालतन या वकालतन खुद या वकील के जरिए, तो इसमें अनोखी बात क्या है जिसको पता चल रहा है, ट्वीट करके इतनी बड़ी कामयाबी दिखा रहे हैं। इस हुकूमत का मसला ही है कि राई को पहाड़ और पहाड़ को राई बनाया जाते हैं। तो ये इस नोटिस में ऐसा क्या है? ये तो कोर्ट का एक मामूल का नोटिस है जिसमें वकील जाएगा, जाके जवाब उसका दाखिल करा देगा। ये वही डिलेइंग टैक्टिक्स है फवाद, ये वही डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा था बेनश। जी ये वही बात हो रही है जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि कभी वो सामने से आएंगे, कभी पीछे से आएंगे, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से। ये कभी सुप्रीम कोर्ट का सारा लेने जा रहे हैं, कभी कहीं का लेने जा रहे हैं, कभी लेकिन फेस करना चाहिए। नंबर गेम जो है वो फेस करें जाके पार्लियामेंट हाउस में, वहाँ कल फैसला होने जा रहा है, वहाँ से फैसला लें बजाय अवाम के को जो है अपना कामयाब कराएगी या नाकाम कराएगी। पहले तो आपको यहाँ पे आना है। नहीं जावेद साहब, असल पॉइंट ये है कि अभी तक जो इदारे हैं वो इमरान खान साहब के हुक्म पर चल रहे हैं। दिस इज द पॉइंट जो कि मैं डिस्कस भी करना चाह रही हूं। अभी तक इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आप ये कह सकते हैं इस्तेमाल किया जा रहा है इदारों को, इमरान खान बारी मुझे समझ नहीं आ रही, इदारों पर इन्फ्लुएंस हो। जी मैं कह रहा हूं कि इदारों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है बेनश, इदारों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कि कभी FIA के जरिए, कभी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे के, क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब वज़ीर कानून भी हैं, तो उन्होंने अपनी जो है वो दिखानी तो है कि मैं बेल भी मनसूख करा दूंगा, मैं वो भी करवा दूंगा, मैं वो भी करवा दूंगा। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या हमारे जो इदारे हैं वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, क्या वो चौथी फेल है या 5वीं पास हैं कि उनको नहीं पता कि कैसे काम करते हैं? अगर बस यही तो अलमिया है, यही तो अलमिया है। जो इदारों में लोग काम करते हैं उनको भी पता है कि क्या कानून है, क्या SOP है, किस तरह से जाना है। मैं नजम साहब आपकी तरफ एक अहम चीज लेकर, ऑल राइट गाइस बने रहिए। नजम साहब के हवाले फिर चमन, ऑल राइट जी नजम साहब, असल में ये है कि हमें ये बताया जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन के तारीखी मामला याद हो, जी फवाद के खिलाफ माफ गवाह जो बने थे वो SSF के खालिद मसूद साहब थे। ठीक है, तो ये FIA और ये जो बाकी सारे इनके खिलाफ कार्रवाई इस वक्त करवाई जा रही है ना इंतकामी, यही वादा माफ गवाह बनेगा। ये आज तजिया आप मेरा नोट कर लें नजम साहब, अब आपके हवाले है। नोट हो गया सर, लाइव जा रहा है, ये तो नियो के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया जो फवाद ने बोला। नजम साहब बताया गया जहांगीर खान तरीन के ग्रुप के जी 16 बंदे हैं। बहुत अहम बात है, जिनका ताल्लुक से मैं नाम नहीं लेना ठीक है, मुझे सवाल मुकम्मल करने दें। अच्छा 16 बंदे कह रहे थे जी जहांगीर खान तरीन ग्रुप के हैं। अब उसमें से कोई कह रहे 2 बंदे टूट के जो है वो परवेज लाई वगैरह के साथ मिल गए, कोई ये कह रहे 3 बंदे टूट गए, 2 टूटे 3 टूटे, 16 बंदों में से 2-3 टूट गए, तो पीछे बचा क्या? ये कौन सा ग्रुप बचा है? इतना जना छोटा जना ग्रुप, पता चले कल तक और पता नहीं कितने टूट जाते हैं। अभी तो सिक्योरिटी स्क्रूटनी हो रही है ना। नहीं इसमें वो तो खैर कल तक काम चलता रहेगा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जहांगीर तरीन के जो मजमूई अरकान थे उनकी तादाद तो 24 से भी ज़्यादा थी। तो इस वक्त जो है तकरीबन जो बात की जा रही है कि वो 16 अरकान जो हैं, ये 16 अरकान की जो बात की जा रही है ये पक्के हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन 2-3 अरकान के बारे में कहा गया था। ये मसला रहेगा जब तक जिन लोगों को अपनी टिकटों का मसला रहेगा, जब तक इन लोगों को ये मसला रहेगा कि हमें अकोमोडेट नहीं किया जा सकता, तो हर बंदा अपने फैसले करेगा, ग्रुप के साथ जाने की बजाय अपने फैसले करेगा। लिहाजा ये जो 16 अरकान की बात की जा रही है कम अज़ कम अरकान है, अरकान की तादाद इससे ज़्यादा, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स ने इशू उठा दिया था। तो लिहाजा अभी तक फिल वक्त यही सूरत हाल है कि मजमूई तादाद जो है वो परवेज लाई के साथ जो है नहीं है, उनके साथ नहीं है। लेकिन चूंकि ये गेम शुरू हुई है, मुझे लगता है सारी रात जागेंगे, यही काम होगा, कोई किसी को खींचेगा। जैसे मैं आपको ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था, मुझे तो लगता है सुबह तक जब तक वोटिंग न हो जाए और वो वोट को जो इज्जत मिल रही है, मैं जो आपको कह रहा था कि यही तो वोट को इज्जत मिल रही है। जी फवाद, बकरा मंडी जो लगती है ईद से, बकरा ईद से पहले, वो भी सारी रात लगती है। ऐसे भी इस वक्त जो है ना सारी सूरत हम ये देखते आए हैं फवाद, ये काम पंजाब में बहुत ज़्यादा होता रहा है। मियां मंजूर भट्टू के दौर में होता रहा, ये जब नकई साहब वज़ीर आला बने थे, फिर उसके बाद ये उस वक्त सिर्फ रुका जब वाज़ेह अक्सरियत आई, वरना जब शहबाज शरीफ साहब का जब दोबारा वज़ीर आला बने थे 2008 में, तो हमने देखा कि मुस्लिम लीग काफ का एक पूरे का पूरा यूनिफिकेशन ब्लॉक बन के सामने आ गया था। और इस वक्त भी असल खदशा है, जो बहुत बड़ा खदशा है, वो ये है कि अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक बहुत बड़ा यूनिफिकेशन ब्लॉक सामने आ सकता है। वो तो असल खतरा, बहुत बड़ा खतरा ये है।
पर इमरान खान साहब का बड़ी खबर बिल्कुल आप हमसे शेयर करें, इसकी बिल्कुल एक मुमकिन जो है वो सूरत हाल ये बिल्कुल हो सकती है जो नजम साहब फरमा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब का जो टेलीफोनिक खिताब है वो किसी भी लम्हे आ सकता है। तो हुजैफा से मुझे सवाल करने दे जल्दी जल्दी, आई एम श्योर कि आपको भी ये सवाल बाकी पैनलिस्ट को भी पसंद आएगा, फिर फवाद उसके ऊपर आप भी मुझे टेक दीजिएगा। हाँ हुजैफा, जैसे मैं पहले भी और हमेशा अक्सर अपनी इस ट्रांसमिशन में कहती आई हूँ कि पाकिस्तान की आवाम इमोशनल है, बड़ी फिल्मी है। इमरान खान साहब आते हैं, वो बड़े बड़े डायलॉग बोल के अमेरिका के हवाले से चले जाते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं एक लम्हे के लिए कि जी वही अमेरिका है जिसके IMF से कर्जे लेने के लिए जो है वो तारीफों के पुल बांध देते हैं और हमें बताते हैं इमरान खान साहब कि कितना ज़रूरी है कि हम ये कर्जे लें, और फिर मुबारकबादें देते हैं। भाई कल शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में ये क्या कह दिया कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। एक कंपैरिजन, एक डिबेट शुरू हो गई कि देखा भाई शहबाज शरीफ ने जो है वो भिखारी कह दिया और इमरान खान देखो किस तरह सही हीरो निकला, किस तरह बड़ी बड़ी बातें अमेरिका को कर रहा है, उसकी गुलामी नामंजूर। मतलब ये नैरेटिव कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और मजीद पक्का ना होता जाए लोगों में। जी मैं बहुत शुक्रिया बिनिश, आपने बहुत ही अहम सवाल की तरफ निशानदेही की। गुज़िश्ता 24 घंटों से जब से मियाँ साहब ने इंटरव्यू दिया, ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड बना हुआ है। मैं इसका बड़ा इख्तिसार से आपको जवाब दूंगा। पहली बात तो मियाँ साहब ने कही कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, वो वही जो अयूब खान की किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में उसने लिखा था। एक तो मियाँ साहब ने बात इस कंटेस्ट में कही कि एक तरफ आपका वज़ीर ख़जाना IMF से जाकर मुज़ाकरात करते हैं, IMF की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर तेल की कीमतें 200 पे ले जाने की कमिटमेंट करके आते हैं, बिजली कीमतें आप 6-6 रुपये यूनिट एक स्ट्रोक में बढ़ा देते हैं और आप उनकी तमाम शराइत पूरी कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप उन्हें कहते हैं कि हम ये चीज़ चूज़ करेंगे, यानी आपके ड्यूल फेस हैं। यानी वो इमरान खान की जो IMF से और अमेरिका के साथ जो डीलिंग चल रही थी उस पर उन्होंने रोशनी डाली कि आप जब उनसे कर्ज ले रहे होते हैं तो कर्ज जो बंदा ले रहा होता है वो अपनी ख्वाहिश के ऊपर या अपनी मर्जी के ऊपर कोई चीज़ नहीं मनवा सकता। और इसकी मिसाल एक ऐसे ही है कि हमारी यहाँ जो कौम है ये ज़ाहिर एक जज्बाती इमोशनल कौम है और इमोशनल बात सुनते भी हैं और वो कर कर खुश भी होते हैं, लेकिन उसकी हम ये नहीं देखते कि उसकी कॉस्ट कौम क्या पे करती है। आपको पता है कि मुल्क का वज़ीर आज़म अमेरिका समेत कोई भी सुपर पावर हो, जब आप उससे इस लहजे में बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट वज़ीर आज़म या उसका कोई वज़ीर ख़जाना पे नहीं करता, उसकी कॉस्ट बिनिश सलीम और हुज़ैफा रहमान पे करते हैं। 550 रुपये पे आपका जो है ऑयल पहुंच जाता है घर का, 160 के ऊपर घी पहुंच जाता है, यूनिट 30 रुपये पे पहुंच जाता है, और आप इस वक्त गंदम के बहरान आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहा होता है। तो अगर आपका वज़ीर आज़म अपनी इज्जत नफ्स को कंप्रोमाइज़ करते हुए एक सुपर पावर के मुतालिक कोई ऐसी बात करता है जिससे मुल्क को कोई फ़ायदा हो जाए, उसकी बात करने का नतीजा कॉस्ट ये निकले कि 2 महीने बाद जब वो बजट पेश कर रहा हो बतौर वज़ीर आज़म तो IMF उसके लिए एक बड़ा खुला मार्जिन रख ले कि ये हमारे हवाले से, हमारे कंट्री के हवाले से, अमेरिका के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो उसकी कॉस्ट ज़ाहिर है काम शहरी पे कर रहा होता है, उसको उसका फायदा हासिल हो रहा है। आपने इमरान खान ये बड़ा खुश हो गया कि जी एब्सोल्युटली नॉट की कीमत क्या है। मैं ये नहीं, हम ज़ाहिर हम सब पैट्रियट बैठे हुए हैं, मैं इमरान के बारे में भी कहता हूं कि वो भी पैट्रियट है, किसी की पैट्रियटिज्म पे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई जब आप जिस मुल्क अमेरिका ने सिर्फ आंख का इशारा करना है और आप के ऊपर FATF ने ब्लैक लिस्ट कर देना है और डॉलर 250 पे चला जाना है, अमेरिका ने आंख का इशारा करना है, आपको IMF ने अगली किस्त नहीं देनी, तो ऐसे में जो वैसे मैं बताऊं एक मिनट बात करता है, वैसे मैं बताऊं इस मामले में ना आज जिस तरह से हमारी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, हमारे आर्मी चीफ साहब की तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट आई, मतलब ये पता चलता है कि एक ट्रू स्टेट्समैन क्या होता है। बात की एग्जैक्टली इमरान खान ने बहैसियत वजीर आजम इतना इमेच्योर तरीके से सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस पूरे मामले को ना सिर्फ उलझाया, ना सिर्फ मिसकोट किया, बल्कि इमेच्योर तरीके से हैंडल किया और इनसेंसिटिव तरीके से हैंडल किया। आई थिंक सो कि उतनी ही मैच्योरिटी और एक स्टेटमेंटशिप हमें नजर आई जब हमें पता चला कि भाई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इस तरह से बयान आ रहा है। फवाद, मैं आपके पास एक सवाल लेकर के आना चाह रही हूँ और वो सवाल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ये एक नरेशन का सवाल है जो कि मैंने हुज़ैफा से पूछा। अब आपके लिए सवाल मैं ये करना चाह रही हूँ कि एक बहस चल निकली है, शेख रशीद साहब ने, वो कहते हैं ना कि वो तीली लगाने वाला काम, कि उन्होंने बीज बोया सुबह आके कि भाई अगर तहरीक-ए-एतमाद कामयाब भी हो जाती है फिर भी इमरान खान वजीर आजम रहेंगे। अब ये बहस शुरू हो गई है कि हाँ, जब तक नया वजीर आजम नहीं आता, नॉमिनेट नहीं होता, चार्ज नहीं संभालता, तब तक इमरान खान साहब वजीर आजम रहेंगे, चाहे इसमें 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने। आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, और मैं ये चाहती हूँ कि फिर आप हमारी आवाम को भी बताएं और अपना एनालिसिस भी दें कि आपको याद है जब यूसुफ रजा गिलानी डिस्क्वालीफाई हुए थे, जब उनको घर भेजा गया था तो फौरन विद इन आवर्स
कुछ घंटों के अंदर हमने देखा कि राजा परवेज अशरफ साहब जो है उन्होंने चार्ज संभाला था। इट वाज नॉट लाइक कि आज कल परसों, मतलब ये तो हीले बहाने होते हैं ना करने के लिए कि 3 महीने देखेंगे, 2 महीने देखेंगे। इमरान खान साहब, उनकी मुशावरती टीम आखिर करना क्या चाह रही है? देखिए बिनेश, एक बात तो कंफर्म है ना कि इमरान खान साहब, जो हम स्लंग लैंग्वेज में कहते हैं, जो हम मोहल्ले गली में इस्तेमाल करते हैं, रोंती डाल दी है उन्होंने मैच में कि सामने वाले लड़के बड़े हैं, गेम तेज करा रहे हैं, कोई बट्टा मार रहा है, पिच जो है वो उसके ऊपर लेट जाएंगे और उसके बाद विकेटें उखाड़ना वाला ये सारा काम तो उन्होंने करना शुरू कर दिया है। इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते कि वो किस कानूनी शिक को किस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जिस वक्त नजम वली साहब ये बात कर रहे थे ना कि सीज हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पावर, कि जिस वक्त उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, उसी वक्त हम लाइव कट पर गए थे जब सीएम सिंध भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो बात नजम साहब कह रहे थे वही बात सीएम सिंध ने भी की, उन्होंने नरेशन भी बताई। मुर्तजा अब्बास साहब बैठे हुए थे जो बैरिस्टर भी हैं, उन्होंने जो है वो उसकी तारीफ भी की और वो बता भी थे उनको वज़ीर आला साहब को कि कौन कौन से शिके हैं। तो उनके मुताबिक भी वज़ीर आज़म साहब फौरन डी सीट हो जाएंगे। डी सीट से मुराद प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे और उसके फौरी बाद जो है वो नए कायदे अवाम का इंतखाब करना पड़ेगा। अच्छा, बात यह है कि इसमें कानूनी तौर पर एक छोटी सी गुंजाइश है कि सदर पाकिस्तान को यह इख्तियार है कि वो अपोजिशन को दावत दे कि हुकूमत बनाओ और अपोजिशन फिर हुकूमत बनाए। तो ये सारे प्रोसीजर के अंदर सीएम साहब जो सिंध के थे उनका कहना भी यह था कि खुदा ना खास्ता कोई वज़ीर आज़म जो है वो खुदा ना खास्ता कोई वज़ीर आज़म अपने ऑफिस के अंदर इंतकाल कर जाता है, ऑफिस से मेरी मुराद है कि वज़ीर आज़म होते हुए इंतकाल कर जाता है, तो फिर क्या होता है? तो इस सारी जो आईनी एक खला है या आइन के अंदर कोई अगर कोई कहीं पर कोई गुंजाइश है तो हुकूमत तो इस वक्त हर, लेकिन आप एक जो नोटिस है, आम सा कोर्ट नोटिस है, उसको फवाद चौधरी साहब अगर इतना बड़ा पहाड़ करके साबित कर सकते हैं तो ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है।